लेडीज एंड जेंटलमैन, वन पीस अब वन पीस नहीं है, यह है नी का पीस। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि गियर 5 बच्चे भी अनलॉक कर रहे हैं। इस चैप्टर में भाई दो नी का है, या कह सकते हैं इनमें से एक नी की है, फीमेल वर्जन ऑफ नी का। और ये चीज तुम्हें चैप्टर के यानी वीडियो के लास्ट में पता चलेगी। सो होमीज, वन पीस चैप्टर 1118 के इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं और इस चैप्टर में बहुत कुछ रिवील हुआ है। एंशिएंट रोबोट अपना रोबोनोस के पानी के नीचे डूबते जा रहा है जॉय बॉय का नाम लेते हुए। एंड 5 एल्डर्स ने अपना टारगेट बदल दिया है, अब उनका टारगेट कुछ और ही है। एंड मार्कस मार्स अपनी एल्बाफ की शिप की तरफ अटैक करने जा रहा है। एंड ऐसे ही बहुत कुछ रिवील हुआ है। तो इस वीडियो में अपन पूरा चैप्टर 1118 को डिटेल में देखने वाले हैं। सो अगर तुम इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर का टाइटल है बी फ्री। सो चैप्टर के लास्ट में एक पर्सन है जो लूफी की तरह बिल्कुल फ्री हो चुका है। लूफी जैसे गियर 5 में जाता है यानी नीगा बनता है, तब वो दुनिया का सबसे ज्यादा फ्री इंसान बन जाता है। यानी नीगा बनता है तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा फ्री इंसान बन जाता है। फ्री से मेरा मतलब है फ्रीडम को फील करने वाला फ्री, ना कि नल्ला रहने वाला फ्री। तो सेम यहीं पे लूफी की तरह एक इंसान है जो फ्रीडम को एकदम फील कर रहा है। तो ये टाइटल उसके ऊपर है और ये पर्सन तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट मैं फिर भी चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका नेम लास्ट में लूंगा। इसके आगे चैप्टर में हम देखते हैं यामाटो की कवर स्टोरी कंटिन्यू हुई है। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था यामाटो यासुई दोनों की कटाना एनवा श्राइन ले जाने के लिए निकलने वाली थी। हियोरी ने उसके लिए डब्बा पैक कर दिया था, सुरु ने उसे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दे दी थी। एंड कीनेमोन ने वानो कोनी का मैप भी समझा दिया था कि उसे कैसे जाना है एनवा श्राइन। और जर्नी में जाते जाते यामाटो नेकोमामुशी और बॉस हियोरी से भी मिल चुकी थी। इतना कुछ करने के बाद अब वो टाउन से बाहर जा रही है, फ्लावर कैपिटल के बाहर निकल गई है। और इस चैप्टर की कवर स्टोरी में यामाटो टाउन से बाहर जाते जाते बेंटो खा रही है। बेंटो यानी टिफिन जो हियोरी ने उसे पैक करके दिया। तो ये लोग टिफिन के डब्बे को बेंटो कहते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये तो नहीं पता कि ये कवर स्टोरी कब खत्म होगी और कितने चैप्टर्स लगेंगे, बट ये काफी टाइम से चल रही है। ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा चैप्टर्स हो गए होंगे। ये कवर स्टोरी कंटिन्यू हुए जा रही है। शायद ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम स्टोरी में कुछ ऐसा देख सकते हैं जैसे तुमने कुछ चैप्टर्स पहले देखा होगा, कैरिबू जिसे 2 एंशिएंट वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो अब ब्लैक बियर्ड को ज्वाइन कर चुका है। वैन ऑगर से कैरिबू रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे ब्लैक बियर्ड से मिलना है। एंड कैरिबू ने ये तक कहा था कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो ब्लैक बियर्ड से मिलना चाहता है। और जब वो मिलेगा तब वो इंफॉर्मेशन जरूर बता देगा एंशिएंट वेपन कहाँ पर है। एंड वी ऑल नो 3 एंशिएंट वेपन है, यूरेनस, पोसाइडन, प्लूटोन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यामाटो की स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ब्लैक बियर्ड है बहुत ही एम्बिशियस पर्सन। पहले उसने व्हाइट बियर्ड को ज्वाइन किया एंड यामी यामी नोमी को एक्वायर करने के लिए ठैच को मार डाला। फिर उसने मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड का गुरागोरो नोमी भी एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यामाटो की कवर स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यामाटो की कवर स्टोरी कुछ ऐसा एंड होगी कि वो ब्लैक बियर्ड की शिप को आते हुए देखेगी वानो की तरफ। शायद ऐसा कुछ होगा। ब्लैक बियर्ड कैरिबू की इंफॉर्मेशन सुन के वानो आएगा और ब्लैक बियर्ड गुरागोरा नोमी से अपने वानो की वॉल, जो लॉन्ग वॉल है, वो तोड़ देगा। एंड वानो के नीचे प्लूटोन है, वो उसे निकाल लेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि सिर्फ प्लूटोन ही क्यों? ब्लैक बियर्ड तो पोसाइडन के बारे में भी पता है, तो वो पोसाइडन क्यों नहीं लेने जा रहा है? तो ऐसा ब्लैक बियर्ड के क्रू में डेविल फ्रूट ही डेविल फ्रूट यूजर हैं, सबके सब डेविल फ्रूट यूजर भरे पड़े हैं। तो शिप कोटिंग करके वो लोग फिशमैन आइलैंड जाने की गलती नहीं करेंगे। और पोसाइडन यानी सेराहोशी स्ट्राइट्स की तरफ ही रहने वाली है। तो ब्लैक बियर्ड के हाथ सिर्फ प्लूटोन आएगा और जो अपने 3 एंशिएंट वेपन्स हैं वो वन पीस के 3 मेन लोगों के पास होंगे। यूरेनस वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है, जिससे उसने लुलुसिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्लैक बियर्ड के पास प्लूटोन होगा एंड पोसाइडन लूफी के पास होगा। सो जो बिग वॉर होगा उसमें तीनों के पास एक एंशिएंट वेपन्स होंगे। एनीवे, मैंने जो बोला है जरूरी नहीं है कि वैसे ही होगा, क्योंकि वन पीस भाई वन पीस है। यहाँ पे थ्योरी के भी अलग 10 थ्योरीज हैं। ओडा कैन डू एनीथिंग। इस चैप्टर में देखो, एक नीका की जगह हमें 2 नीका देखने मिले हैं। एनीवे, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वन पीस चैप्टर 1118 शुरू। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था वर्क्यू ने जायंट रोबोट को हवा में उछाल के पटक दिया था, जिसके कारण वेगापंक का मैसेज स्टॉप हो गया था। एंड चैप्टर के एंडिंग में एक बार फिर से वर्क्यू ने अपने रोबोतारों को ऊपर मुंडी करके उछाला था। तो ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। वर्क्यू ने अटैक से एंशिएंट रोबोट को हवा में उछाल के फेंका और अब वो एंशिएंट रोबोट अब नीचे गिर रहा है एंड वो जाके गिरता है मरीन शिप के ऊपर। रोबोट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड जो मरीन शिप में बैठे हुए होते हैं वो लोग देख के घबरा जाते हैं, कहते हैं ये व्हाट इज दिस क्रिएचर, ये मॉन्स्टर क्या चीज है, ये कहां से आया? एंड एंशिएंट रोबोट का साइज देख के कई मरीन्स घबरा के पानी में कूद जाते हैं। तो अपना रोबोनोस के पानी में डूबे जा रहे हैं शिप के साथ साथ। लेकिन रोबोनोस के कुछ बोल
बोले जा रहा है धीरे धीरे अंदर ही अंदर। रोबोट बोल रहा है जॉय बॉय वेयर आर यू, अभी तुम मेरे बहुत करीब थे। एंड ये बोल के रोबोट धीरे धीरे पानी के अंदर सिंक होते जा रहा है। सो वर्क्यूरी ने जो अटैक किया था उसकी वजह से एंशिएंट रोबोट हवा में उछला और सीधे जाके शिप में टकराया, और शिप में टकराने की वजह से एंशिएंट रोबोट के अंदर जो वेगापंक का रियल वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल थी, जिससे वेगापंक का मैसेज ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस रोबोट की बॉडी से वहीं पर गिर गया है। तो वेगापंक का मैसेज जो रुक चुका था, एंड रुकने से पहले एक मैसेज थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होता है, कुछ तो ग्लिच होके। वेगापंक सिर्फ इतना बोल पाता है द नेम इज, एंड यहाँ पे मैसेज स्टॉप हो जाता है एक बार फिर। तो अब लोग रिएक्शन दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वेगापंक का मैसेज क्यों रुक गया, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जिससे वेगापंक का मैसेज स्टॉप हो गया। एंड उससे भी बड़ी बात यह है, यहाँ पे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से वेगापंक को मरना पड़ा। इन्हीं लोगों में से एक बंदा कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वेगापंक को मार डाला, एंड उसके साइड में खड़ा दूसरा सेकंड बंदा कहता है अरे नहीं, वेगापंक को स्ट्रॉ हैट लूफी ने किडनैप किया था, जरूर ये इन पायरेट्स का ही काम है, इसलिए वेगापंक मरा है। ऐसे ही लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड रिएक्शन देते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। एलाबेस्टा में हम कोजा को देखते हैं, ड्रेसोसा में रेबेका और लियो को। लियो कहता है सो आफ्टर ऑल इट वाज लूफीज लर्न्ड फॉल्ट, इसलिए वेगापंक डेड हो गया है। रेबेका कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लूसी ऐसा कभी नहीं करेगा। एंड यहीं पे लोग हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं वेगापंक ने जो सिन कमिट किए हैं उससे अगर किसी का नुकसान नहीं हुआ है या फिर किसी को हार्म नहीं पहुंचा है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वेगापंक को क्यों मारा, ये होता है भाई लेजिट क्वेश्चन। तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एक जीनियस को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इरेज क्यों कर दिया इस वर्ल्ड से। इसके बाद सीन अब एग हेड में वापस आता है यॉर्क की तरफ। फाइव एल्डर यॉर्क से बोलते हैं यॉर्क और कितने वेगापंक अलाइव हैं एक्सेप्ट यू, जो अभी पंक रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। यॉर्क बताती है कि मेरे अलावा अभी 2 सैटेलाइट्स बाकी हैं जो पंक रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, और वो है लिलिथ और एटलस। तो यहाँ पे यॉर्क गोरोसे को साफ साफ बता दी कि वेगापंक नंबर 2 और वेगापंक नंबर 5 में से इनमें से एक नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ है। यहाँ पे यॉर्क ने एटलस की लोकेशन बताई है जो अभी एल्वाफ की शिप में है। इसके बाद यॉर्क एल्डर से कहती है पंक रिकॉर्ड को ऐसे डिजाइन किया गया था अगर मेन बॉडी मर भी जाती है स्टेला की, विदाउट मेन बॉडी तब भी ये ब्रेन बढ़ता रहेगा। तो नॉलेज की ग्रीड हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, तो उन्हें मार के कोई फायदा नहीं है, तो उन्हें मारना क्यों है। वर्क्यूरी कहता है अब इस वर्ल्ड को बाकी जीनियस की कोई जरूरत नहीं है। अब सीन कट होता है और हमें लेके चलते हैं नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट की तरफ, यानी लूफी, डोरी और ब्रोगी और जायंट्स की तरफ। यहाँ पे लूफी, डोरी, ब्रोगी के साथ एल्बाफ की शिप में पहुंच चुका है, एंड लूफी कहता है सेट सेल। एंड इसके नीचे ब्लू ग्रास जिसने एल्बाफ की शिप में सी बीस्ट से अटैक किया था, उसे बॉनी ने लड़की बना दिया है अपने पावर से, एंड वाइस एडमिरल डॉल को भी बच्ची बना दिया है। यहाँ पे डॉल कह रही है कर्स यू बॉनी, एक तो जायंट ऊपर से बहुत ज्यादा टफ थे, ऊपर से ये बॉनी के पावर ने हमें बच्चा बना दिया है। ब्लू ग्रास कहता है मरीन डोंट लेट देम एस्केप, उन्हें मत भागने दो, उनका पीछा करो। इसके बाद लूफी ओमोई काशी से मिलता है, एंड सांजी, नामी, डेंडन मुशी से बात कर रहे हैं। सांजी कहता है नामी-सा वी ऑल आर इन, लूफी भी शिप में आ चुका है। नामी भी कहती है हम लोग सनी को लेकर निकल चुके हैं, कूडे बस्ट अभी हम लोग हवा में हैं, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग वाटर में लैंड करेंगे। सांजी कहता है अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, ओनली फॉर नामी-सा, रॉबिन एंड लिलिथ के लिए है ये ऑप्शन, मैं हेल के डेप्थ से भी निकल के हेल्प करने जरूर आऊंगा। बैकग्राउंड में चॉपर और सब कहते हैं हेल्प अस टू सांजी। एंड इसके बाद सीन अब लूफी की तरफ आता है एल्बा शिप के अंदर, और लूफी जायंट के किचन के अंदर घुस चुका है, खाना पेले जा रहा है। एंड एक बात और, यहाँ पे जोरो और जिम्बे का कोई आता पता नहीं है कि ये लोग कहाँ पे, इस चैप्टर में कोई जिक्र नहीं हुआ है। एल्बा शिप के अंदर लूफी भोजन कर रहा है, और एक जायंट जो शिप का कुक है वो लूफी से कह रहा है सो यू आर स्ट्रॉ हैट लूफी, मेरे बॉस तुम्हारी बहुत बातें करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि तुम बहुत खाना खाते हो, इसलिए मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड अब इसके बाद हम देखते हैं दूर से कोई पंछी सीधा उड़ता हुआ रॉकेट की तरह एल्वा शिप की तरफ आ रहा है, वो बहुत ही स्पीड में, और वो कोई नहीं बल्कि मार्कस मार्स से अपनी योकाई फॉर्म में। एंड यहाँ पे मार्स जैसे एल्वा की शिप की तरफ पहुंचता है वो वैसे ही एक अटैक कर देता है, मुंह से कुछ फायर सी बीम सी छोड़ता है, और मार्स के अटैक से बचने के लिए 3 जाइंट्स अपनी शील्ड उठा के मार्स के अटैक को ब्लॉक करते हैं, और वो जाइंट कहता है प्रोटेक्ट दीस लिटिल ह्यूमंस। और मार्स के अटैक के कारण अब जाइंट की शिप में आग लग चुकी है। तो आग थोड़े से एरिया में ही, क्योंकि शिप की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन तब भी जाइंट्स कह रहे हैं आग बुझाओ, क्योंकि वो आग लगी है भाई सेल के कपड़े में। इसके बाद बॉनी कहती है मेरे डैड और वेगापंक को मूव करने में मदद करो, ये आग फैले जा रही है। एंड डोरी और ब्रोगी मार्स को देखते हैं और कहते हैं ये मॉन्स्टर बर्ड फिर आ गया। मार्स कहता है आई वोंट लेट यू एस्केप, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें फॉलो कर लूंगा। अब यहाँ पे मार्स इतना कहता ही है कि जाइंट्स की शिप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी और ब्लैक लाइटनिंग चमकने लगती है, जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो, पूरी शिप डगमगाने लगती है। बॉनी कहती है ये कौन कर रहा है, यहाँ पर कौन आ गया है ऐसा। ये कहते कहते बॉनी
बॉनी जैसी ऊपर देखती है वो देखती है नीका को और कहती है नीका। तो अब यहाँ पे लूफी फिर से नीका में ट्रांसफॉर्म हो गया और नीका की रिदम जायंट सुन रहे हैं और ये रिदम सुनते ही डोरी और ब्रोगी कहते हैं वाह क्या मस्त रिदम है, लेट्स पार्टी। और डोरी और ब्रोगी भाई डांस करने लगते हैं। ब्रोगी कहता है स्टॉप डांसिंग, पुट आउट द फायर, पहले आंख बजाओ फिर नाचेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं लूफी बॉनी से कहता है बॉनी लेट्स गो, लेट्स ब्लो दोस गाइस अवे। यानी यहाँ पे लूफी भाई बॉनी को इनकरेज कर रहे हैं कि बॉनी तुम भी नीका में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। बॉनी कहती है दैट्स इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट। इसके बाद लूफी बॉनी से कहता है ये मेरा वो फॉर्म है जब मैं सबसे ज्यादा फ्री होता हूँ। लूफी की ये बात सुन के बॉनी को एक फ्लैशबैक याद आता है जब पहली बार एग हेड में लूफी और बॉनी मिले थे, एग हेड के स्टार्टिंग में, तब का फ्लैशबैक होता है। सो तब बॉनी ने पूछा था स्ट्राइड तुम्हारे वांटेड पोस्टर में तुम्हारा लुक अलग है, तुम्हारे बाल व्हाइट थे, पर तुम यहाँ पे अलग क्यों है। उसके बाद लूफी ने बताया था कि अच्छा वो मेरा फॉर्म जब का था तब मैं सबसे ज्यादा फ्री होता हूँ, तब मैं ऐसा व्हाइट दिखता हूँ एंड बाकी टाइम में ऐसे ही नॉर्मल रहता हूँ। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में से प्रेजेंट में आता है। लूफी बॉनी से कहता है मैं तुम्हारी एबिलिटीज और पावर को उतना ज्यादा नहीं समझता तब भी, पर तुम ये कर सकती हो, यू कैन डू इट टू, तो जल्दी करो। इसके बाद बॉनी ने भाई यहाँ पे पता नहीं कैसे किया, आई डोंट नो, पर बॉनी कहती है शो मी डिस्टॉर्टेड रैप्ड फ्यूचर व्हेन आई एम फ्री एंड बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फीमेल वर्जन ऑफ नीका, नीकी। वैसे यहाँ पे नीकी वगैरह कुछ नहीं लिखा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ नीकी। बॉनी बिल्कुल सेम गियर 5 की तरह दिख रही है, व्हाइट क्लाउड, कर्ली व्हाइट हेयर और कपड़े भी व्हाइट हो चुके हैं। सो अब यहाँ पे दो नीका है, तो यहाँ पे भाई दो नीका है तो इनकी पावर भी ऐसी कुछ डबल वगैरह हो गई है। तो इनकी प्रेजेंस इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एल्डर्स सहन नहीं कर पा रहे हैं ये प्रेजेंस को, यानी जो एल्डर्स है भाई वो बहुत दूर तक इस प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं एंड वो जल्दी से उस स्ट्रेंज प्रेजेंस की तरफ जाने लगे हैं। एंड इसके बाद सीन में हम देखते हैं जो एंशिएंट रोबोट पानी में डूब रहा था वो फिर से नीका की प्रेजेंस फील करने लगा है। यहाँ पे कौन से नीका की प्रेजेंस फील कर रहा है आई डोंट नो, या शायद दोनों की प्रेजेंस फील कर रहा हो, पर अपना रोबोट नोस के फिर से रिएक्टिव हो गया है। तो भाई यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, जो बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हुई है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई, लूफी को 12 साल लगे और लूफी कितना पिटा था काइडो से, 3-4 बार तो मौत को छू के टक्के से वापस आया है, तब जाके गियर 5 यानी नीका फॉर्म अवेक हुआ था। लेकिन यहाँ पे भाई बॉनी ने कुछ सेकंड 1-2 फ्लैशबैक में नीका फॉर्म अचीव कर लिया, इसे कहते हैं स्किल्स होना। लेकिन जो भी हो ये भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बॉनी का डेविल फ्रूट भाई तोशी नोमी है, लेकिन इसने हितो नोमी मॉडल नीका की पावर कैसे आ गए। हो सकता है बॉनी का फ्रूट तोशी नोमी मॉडल नीका हो। एनीवे इसके बारे में हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ चैप्टर्स पहले याद होगा, सैटर्न ने एक बात बोली थी, द वाइट फॉर्म ऑफ नीका फ्रॉम स्ट्रॉ हेड डोंट सीम टू हैव कनेक्टेड टू हर इंटरनली येट। तो क्या यहाँ पे भाई लूफी का करंट फॉर्म नीका फॉर्म इनकम्प्लीट है एंड सैटर्न ने यहाँ पे हर यूज किया है, तो क्या शायद ये बॉनी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मिलके शायद कंप्लीट नीका फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है अपना चैप्टर 1118 खत्म। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।